नमस्कार दोस्तों, यूएस तमर कृषि फाउंडेशन के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा 31वां दिन है और हम चर्चा कर रहे हैं खरपतवार टॉपिक पर। आज एक बच्चे ने मेरे से प्रश्न पूछा है कि सर लटजीरा और हिरणखुरी ये जो खरपतवार है ये किस श्रेणी में आते हैं, लटजीरा और हिरणखुरी। तो देखिए, लटजीरा जैसे मैंने आपको पहले समझाया था पुरानी क्लास में कि वे खरपतवार जो फसल के साथ उग रहे हैं, वे खरपतवार जो कि फसल के साथ में उग रहे हैं वो एक वर्षीय हैं, चाहे रबी में उगे या खरीफ में उगे अलग अलग है। जो फसल के साथ उग रहे हैं एक वर्षीय। दूसरा, जंगली गाजर जंगली गोभी द्विवर्षीय, जंगली गाजर जंगली गोभी द्विवर्षीय, बाकी सब बहुवर्षीय। बच्चे ने पूछा सर लटजीरा, लटजीरा इससे कुछ समझ में आ रहा है? ये लटजीरा एक फसल के साथ होता है, उस फसल का नाम है जीरा। कौन सी फसल है वो? जीरा, क्यूमिन। साइंटिफिक नेम इसका क्यूमिन साइमिन, इसका वैज्ञानिक नाम है क्यूमिन साइमिन, इसका वैज्ञानिक नाम। तो जीरे के अंदर लगने वाला खरपतवार कौन सा है? लटजीरा। आ गया समझ में? जीरे की फसल में लगने वाला खरपतवार कौन सा है? लटजीरा। अब आप मुझे ये बताइए कि लटजीरा अब कौन से श्रेणी में आएगा? चूंकि जीरे की फसल, जो जीरे की फसल है ये हमारे एक वर्ष वाले सेशन में आती है, एक वर्ष वाले सीजन में आती है, एक वर्ष वाले मौसम में आती है। इसलिए लटजीरा जो खरपतवार होगा ये किस में आएगा? एक वर्षीय मौसम में। किस में आएगा बच्चों? एक वर्षीय मौसम में। ये एक वर्षीय में आता है लटजीरा। किस में आता है? एक वर्षीय में। दूसरा बच्चे ने पूछा हिरणखुरी। हिरणखुरी, इसमें ये हिरणखुरी किसी भी फसल के साथ अपना संयोग स्थापित नहीं कर रही, अर्थात ये जो हिरणखुरी के खरपतवार है ये किसी भी फसल के साथ उगने की संभावना फिक्स नहीं कर रहा है कि ये उस फसल के साथ उगेगा। जैसे गेहूं के साथ गेहूंसा, सरसों के साथ सत्यानाशी, जीरे में लटजीरा, जीरे में लटजीरा। तो इस प्रकार से ये जो खरपतवार का फसल का संबंध है, हिरणखुरी इस प्रकार का संबंध स्थापित नहीं कर रही। इसलिए सीधा सा है, जब संबंध स्थापित नहीं हो रहा तो एक वर्षीय नहीं है, एक वर्षीय नहीं है। दूसरा द्विवर्षीय, तो उसमें दो फिक्स है, जंगली गाजर जंगली गोभी, तो वो भी ये नहीं है। अब बचा बहुवर्षीय, तो ये कौन सा कहलाएगा? लास्ट में बहुवर्षीय में आएगा। ये किस में आएगा बच्चों? बहुवर्षीय में। तो हिरणखुरी कितना है? हिरणखुरी बहुवर्षीय है और लटजीरा एक वर्षीय है। लटजीरा याद करने का तरीका, लटजीरा जीरे की फसल में लगता है। चूंकि लटजीरा जीरे की फसल में लगता है और जो जीरे की फसल है ये हमारे एक वर्षीय मौसम के अंतर्गत आती है। किसमें आती है? एक वर्षीय मौसम के अंतर्गत आती है। इसलिए जो इसमें लगने वाला खरपतवार वो भी क्या कहलाएगा? एक वर्षीय कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? एक वर्षीय। वही हिरणखुरी की बात करें तो हिरणखुरी अपना संयोग किसी भी मुख्य फसल के साथ स्थापित नहीं कर रही, अर्थात ये किसी के भी साथ उग सकती है, लेकिन इसकी विशेषता ये बहुवर्षीय है, ये जंगलों में पाया जाता है। इसलिए इसको किस श्रेणी में रखा है? इसको बहुवर्षीय खरपतवार की श्रेणी में रखा है। अब आगे से अगर आपकी इस प्रकार की समस्या हो तो आप उसके लिए मेरे से प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए आपके लिए लाइन खुली हुई है। तो हमने बच्चों, हमारा जो टॉपिक था वो टॉपिक था खरपतवारों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वीड्स, जिसमें हमने पहला क्लासिफिकेशन पढ़ा जीवन चक्र के आधार पर, दूसरा पढ़ा बीज पत्र के आधार पर, तीसरा पढ़ा पत्तियों की बनावट के आधार पर और चौथा पढ़ा प्रजनन की विधियों के आधार पर। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पांचवा। वो पांचवा ये है मृदा और जलवायु के आधार पर। किसके आधार पर? मृदा और जलवायु के आधार पर। जी, पांचवा पॉइंट जो है वो हमारा है मृदा एवं जलवायु के आधार पर। पॉइंट नंबर 5,
मृदा एवं जलवायु के आधार पर खरपतवारों को कितने श्रेणी में बांटा गया है, तो उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि मृदा और जलवायु के आधार पर खरपतवारों को 3 श्रेणी में बांटा गया है। कितने श्रेणियों में बांटा गया है बच्चों? 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी है जलमग्न, दूसरी रेगिस्तानी और तीसरी कृषि क्षेत्र। तीसरा कौन सा है? कृषि क्षेत्र। पहला जलमग्न, दूसरा रेगिस्तानी और तीसरा कृषि क्षेत्र। इसको अब 3 भागों में बांटा गया है। इसको 3 भागों में बांट लेते हैं कल के ही मेथड के अनुसार। पहला है जलमग्न, दूसरा है रेगिस्तानी, और तीसरा है कृषि क्षेत्र। तीसरा कौन सा है? कृषि क्षेत्र। देखिए, पहला हमारा जलमग्न, दूसरा रेगिस्तानी और तीसरा कृषि क्षेत्र। मृदा एवं जलवायु के आधार पर खरपतवारों को, किसको? खरपतवारों को, वीड्स ब्रैकेट में खरपतवार, ये हमारा टॉपिक है आज का। तो मृदा एवं जलवायु के आधार पर खरपतवारों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला जलमग्न के खरपतवार, दूसरा रेगिस्तानी खरपतवार और तीसरा कृषि क्षेत्रीय खरपतवार। पहला है जो है जलमग्न, अर्थात वे खरपतवार जो कि जल में उत्पन्न होते हैं, अर्थात जल में पाए जाते हैं, जैसे जलकुंभी और हाइड्रीला। जलकुंभी और हाइड्रीला का एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये आता भी है एग्जामों में। एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल है जलकुंभी और हाइड्रीला। जलकुंभी व हाइड्रीला, ये 2 प्रकार के खरपतवार हैं जो कि जल निमग्न भूमियों में उगते हैं, जलमग्न भूमियों में उगते हैं। जलमग्न, जल में मग्न, अर्थात वो मिट्टी जिसमें पानी बहुत ज्यादा मात्रा में हो, या वो जगह, वे जीव जो जल में मग्न हो, जल के अंदर ही उगते हों। जलमग्न यानी जल में मग्न, जल के अंदर, ठीक है। वैसे ही जलकुंभी जो है ये वो खरपतवार है जो पानी के अंदर ही उगता है, पानी के अंदर ही उगता है। तो जलकुंभी पानी में जलमग्न खरपतवार में आ गया। दूसरा है हाइड्रीला। हाइड्रीला खरपतवार भी जलमग्न में ही उगता है, अर्थात जल के अंदर ही उगता है। अगर उसको हम रेगिस्तानी जगह पे उगाएंगे तो नहीं उगेगा। जलकुंभी को हम रेगिस्तानी जगह पे उगाएंगे तो नहीं उगेगा। तो जलकुंभी और हाइड्रीला कहां पे उगते हैं? जलमग्न भूमि में। अब जलकुंभी को याद करके देखो आप, इसकी याद करने की सबसे सिंपल ट्रिक है, जलकुंभी 2 शब्दों से मिलकर बना है, जल प्लस कुंभी। किसके से मिलकर बना है बच्चों? जल प्लस कुंभी, अर्थात जल के कुंभ में डूबी हुई। जलकुंभी यानी जल के कुंभ में डूबी हुई। तो जल का कुंभ क्या है? जलमग्न। नदियां, तालाब, झरने, झील, है ना, तो जल के कुंभ हो गए वो नहरें। उन जगह पे जल के अंदर जलकुंभी खरपतवार होता है। तो जलकुंभी जहां भी नाम आए आप समझ जाना किसकी चर्चा हो रही है? जलमग्न खरपतवार की। अर्थात ये वो खरपतवार है जो जल के अंदर मग्न है, जल के अंदर उगा हुआ है, जल के अंदर ही जीवन यापन कर रहा है। तो जलकुंभी खरपतवार आ गया समझ में? जल प्लस कुंभी, जल में डूबा हुआ खरपतवार, जल में डूबा हुआ खरपतवार, तो जल में ही अपना जीवन यापन करता है। तो खरपतवार जल में भी उगते हैं, इसलिए मृदा और जलवायु के आधार पर सबसे पहला जलमग्न खरपतवार दिया है। तो जलकुंभी आपको याद हो जाएगा, हाइड्रीला भी आपको याद हो जाएगा। देन सेकंड, रेगिस्तानी खरपतवार। वे खरपतवार जो कि जल के अलावा यानी पानी में नहीं उगते, केवल और केवल रेगिस्तानी जगह पे उगते हो,
रेतीली जगह पे उगते हों, सूखी जगह पे उगते हों, उन खरपतवारों को किस वर्ग में रखा गया है बच्चों? उन खरपतवारों को रेगिस्तानी श्रेणी में रखा गया है, इस वर्ग में रखा गया है। दोबारा समझिए, वे खरपतवार जो रेगिस्तानी जगह पे उग रहे हो, रेतीली जगह पे उग रहे हो, या जहां पे पानी की कमी हो वहां पे उग रहे हो, तो उन खरपतवारों को किस श्रेणी में रखा गया है? उन खरपतवारों को रेगिस्तानी श्रेणी में रखा गया है। किस श्रेणी में रखा गया है बच्चों? रेगिस्तानी श्रेणी में। अब ऐसे कौन से खरपतवार है? तो आप जान रहे हो, नागफनी। सबसे पहला एग्जांपल उठ के आता है नागफनी, जिसको कैक्टस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैक्टस। तो पहला एग्जांपल नागफनी, दूसरा बबूल। बबूल का पौधा भी खरपतवार ही है। दूसरा बबूल, तीसरा झड़बेरी। झड़बेरी भी है, ये भी रेगिस्तानी में उगता है। ठीक है, तो पहला कौन सा हुआ? पहला हमारा हुआ कैक्टस, नागफनी। पहला कौन सा है? नागफनी। नागफनी कहां उगता है? रेगिस्तान में भी उगता है और पहाड़ी क्षेत्रों में भी उगता है नागफनी। दूसरा हमारा जो है वो बबूल है, बबूल आप देख सकते हो। तीसरा जो हमारा है वो झड़बेरी। तीसरा कौन सा है? झड़बेरी, जिसको बेर की झाड़ी बोलते हैं। बेर की झाड़ी बोलते हैं, तो वो झड़बेरी है। और नागफनी जो जिसको कैक्टस बोलते हैं अंग्रेजी में, है ना। नागफनी कैसी बनी होती है आप देखना, ये पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाई जाती है नागफनी। नागफनी पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाया जाता है, और झड़बेरी ये भी पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। लेकिन मुख्यतः ये दोनों खरपतवार किस श्रेणी के हैं? ये दोनों खरपतवार रेगिस्तानी श्रेणी के हैं। कौन सी श्रेणी के हैं? रेगिस्तानी श्रेणी के हैं, इसलिए इनको रेगिस्तानी श्रेणी में रखा गया है। दूसरी खास बात क्या है? इनको कम पानी की आवश्यकता होती है। ये जो खरपतवार है नागफनी और झड़बेरी, इनको कम पानी की आवश्यकता होती है। वैसे ही हम अगर बात करें जलमग्न खरपतवारों की, तो इनको ज्यादा खरपतवार की आवश्यकता होती है। अर्थात इनको जलकुंभी और हाइड्रिला को अपना जीवन यापन करने के लिए अधिकतम पानी की आवश्यकता होती है। ये दोनों खरपतवार अधिकतम पानी में जीवन यापन करते हैं। अगर इनके पानी की कमी कर दी जाए, दोनों खरपतवारों में अगर पानी की कमी कर दी जाए, तो खरपतवार ये अपना जीवन चक्र, लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर पाएंगे, जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाएंगे। सेम वो स्थिति यहाँ पे, सेम टू सेम। रेगिस्तानी खरपतवार अर्थात ये खरपतवार वो खरपतवार हैं जो कि कम पानी में अपना जीवन यापन करते हैं। किसमें? कम पानी में और अधिक तापमान में। दो विशेषताएं हैं, कम पानी और तापमान अधिक। कम पानी और तापमान अधिकता में अपना जीवन यापन करते हैं। अगर इनमें पानी की उपलब्धता बढ़ा दी जाए, अर्थात इनको नहरी या आपके जलमग्न भूमि में उगा दिया जाए, तो ये अपना जीवन यापन नहीं कर सकते, अपने जीवन को पूरी तरीके से पूरा नहीं कर सकते। तो ये दो खरपतवार हैं, जिसमें पहला आपका जलमग्न, दूसरा रेगिस्तानी। तीसरा जो हमारा है, तीसरा पॉइंट, वो है कृषि क्षेत्र वाले खरपतवार। कौन सी खरपतवार? कृषि क्षेत्र वाले। तो कृषि क्षेत्र में बहुत खरपतवार उगते हैं, सभी फसलों के साथ उगने वाले खरपतवार। वे सभी खरपतवार जो कि फसलों के साथ उगते हैं, जैसे बथुआ, प्याजी, सैंजी, मोथा, सारे खरपतवार। वे सभी खरपतवार जो किसके साथ उगते हैं? फसलों के साथ उगते हैं। कृषि क्षेत्र वाले खरपतवार, कृषि क्षेत्र वाले खरपतवार। तो इसमें वे सभी खरपतवार आएंगे जो हमारी फसलों के साथ उगते हैं। इसमें सबसे पहले जो नाम आएगा, किसका नाम आएगा बच्चों? सबसे पहले जो है वो है बथुआ। सबसे पहले कौन सा है? बथुआ। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल बथुआ। दूसरा सैंजी, दूसरा सैंजी। तो इस प्रकार से जो भी फसलों के साथ खरपतवार उगते हैं, वो सालों के आप नाम यहाँ लिख सकते हो। और भी बहुत सारे खरपतवार हैं, उनके भी आप नाम लिख सकते हो। तो आगे समझ लिए पांचवा पॉइंट। पांचवा जो प्रकार है वो मृदा एवं जलवायु के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण है। मृदा एवं जलवायु के आधार पर खरपतवारों को तीन भागों में बांटा गया है। पहला जलमग्न, दूसरा रेगिस्तानी, तीसरा कृषि क्षेत्र। जलमग्न खरपतवार का एग्जाम्पल, पहले इसकी परिभाषा सुनो। वे सभी खरपतवार जो जल में उगते हैं, जलमग्न यानी वे सभी खरपतवार जो जल में उगते हैं और अपना जीवन चक्र जल में ही पूरा करते हैं।
वे सभी खरपतवार जो जल में उगते हैं और अपना जीवन चक्र जल में ही पूरा करते हैं तो उसे क्या कहेंगे, जलमग्न खरपतवार कहेंगे। एग्जाम्पल इसके जो है वो है जलकुंभी और हाइड्रिला। जलकुंभी और हाइड्रिला ये दो खरपतवार हैं जो कि अपना जीवन चक्र जल में ही पूरा करते हैं। दूसरा रेगिस्तानी, इसकी परिभाषा सुनो, वे सभी खरपतवार जो रेगिस्तानी क्षेत्र में उगते हैं, वे सभी खरपतवार जो रेगिस्तानी क्षेत्र में उगते हैं, कम पानी में उगते हैं और अधिक प्रकाश को सहन कर सकते हैं, वो सभी खरपतवार रेगिस्तानी श्रेणी में आए हैं। इसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो नाम आता है नागफनी का, जिसको कैक्टस बोलते हैं। दूसरा हमारा है जलबेरी। दो एग्जांपल हो गए। नेक्स्ट कृषि क्षेत्र वाले खरपतवार। तीसरा जो हमारा अंतिम पॉइंट है वो ये है कि वे सभी खरपतवार जो कृषि क्षेत्र में उगते हैं, वे सभी खरपतवार जो किसमें उगते हैं, कृषि क्षेत्र में उगते हैं। तो उन सभी खरपतवारों को इस श्रेणी में रखा गया है जिसमें बथुआ, सैंजी, आपके प्याजी, बहुत खरपतवार जो मुख्य फसल के साथ उग रहे हैं, मुख्य फसल के साथ जो उग रहे हैं वो सभी खरपतवार इसमें आपके आएंगे। जिसमें आप फेलिस माइनर भी लिख सकते हो, आप सत्यानाशी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लटजीरा भी लिख सकते हो आप, इस क्योंकि ये कृषि के क्षेत्र के हैं, खेती करने वाले क्षेत्र के हैं। अर्थात वे सभी खरपतवार जो खेती करने वाले, खेती में उगते हो, फसल के साथ उगते हो, फसल के साथ अपना जीवन यापन करते हो, तो वो सारे खरपतवार इस श्रेणी में आएंगे। तो उम्मीद करता हूं पांचवा पॉइंट आप सभी के समझ में आया होगा। आप इसको उतार लीजिए ऐसे कैसे, फिर मैं आपको छठा पॉइंट लिखवाऊंगा। पॉइंट नंबर हमारा 6 है, वो है सापेक्ष स्थिति के आधार पर। किसके आधार पर बच्चों, सापेक्ष स्थिति के आधार पर, जो हमारा छठा पॉइंट है। तो उसमें क्या है, इसको सापेक्ष स्थिति के आधार पर पुनः 3 भागों में बांटा गया है, पुनः 3 भागों में बांटा गया है। पहला सापेक्ष, दूसरा निरपेक्ष और चौथा अवांछित, चौथा अवांछित। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि सापेक्ष कौन सा है और निरपेक्ष कौन सा है और अवांछित कौन सा है। ठीक है, आप इसको उतार लीजिए पहले। तो चलिए हम छठा लिखते हैं, सापेक्ष स्थिति के आधार पर, या आप ये कह सकते हो कि खरपतवारों की स्थिति के आधार पर, खरपतवारों की स्थिति के आधार पर, ये बेस्ट रहेगा। छठा पॉइंट है हमारा। खरपतवारों की स्थिति के आधार पर अर्थात स्थिति के आधार पर खरपतवार को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। क्लियर। छठा जो पॉइंट है वो क्या है, खरपतवारों को स्थिति के आधार पर कितने श्रेणियों में बांटा गया है, तो उसकी हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे इनको 3 श्रेणियों में पुनः विभाजित किया गया है, 3 श्रेणियों में इनको वर्गीकृत किया गया है। तो वो 3 श्रेणी कौन कौन सी है बच्चों, उनके बारे में देखना। सबसे पहली है सापेक्ष, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल सापेक्ष। दूसरी निरपेक्ष, पहली कौन सी है बच्चों, पहली है सापेक्ष, दूसरी निरपेक्ष और तीसरी है अवांछित। तीसरी कौन सी है, अवांछित। ठीक, देखो सापेक्ष को अंग्रेजी में बोलते हैं रिलेटिव। सापेक्ष अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रिलेटिव। तो वो अंग्रेजी के शब्द भी याद होना जरूरी है। सापेक्ष यानी रिलेटिव। निरपेक्ष जिसका कोई पक्ष नहीं हो, जिसको एब्सोल्यूट बोल सकते हैं, या आप कह सकते हो कि ये नॉन रिलेटिव है। और अवांछित इसको बोलते हैं अनवांटेड। अवांछित यानी अनवांटेड।
अनुमानित, ठीक है। अब देखो आप इनके नाम से ही समझो। खरपतवार जो है स्थिति के आधार पर, साइट ऑफ लोकेशन के आधार पर 3 भागों में दिया गया है कि सापेक्ष, निरपेक्ष और अवांछित। अब देखिए सापेक्ष का संधि विच्छेद। सापेक्ष को 2 भागों में देखिए, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, से धन पेक्ष, या सा करो आप, साधन पक्ष, साधन पक्ष, सा यानी समान, पक्ष यानी समूह, सा यानी समान और पक्ष यानी समूह है। अर्थात ऐसा समूह जिसमें पौधे समान वर्ग के हों, या पौधों का उपयोग समान कार्य से हो रहा हो, या उपयोग में लेने वाले पौधे हों, या समान जीवन चक्र से संबंध रखते हों, ठीक है, या फिर उनका उपयोग जैसे हमारी मुख्य फसल है उसी के समान होता हो, वे समूह के पौधे जिनका उपयोग मुख्य फसल के बराबर होता हो, उन्हीं के तुलनात्मक उपयोग जिनका होता हो, तो उसे हम सापेक्ष कहेंगे। उसे क्या कहेंगे बच्चों? सापेक्ष कहेंगे। जैसे आप देखना यहां सापेक्ष खरपतवार का हम आपको एग्जांपल समझाएंगे। तो खरपतवार का एग्जांपल कौन सा है, देखिए बच्चों। तो बच्चों सापेक्ष का मतलब समझ लिया हमने कि जिनका समूह समान हो, जिनका पक्ष समान हो। जैसे कि गेहूं के खेत में, किसमें? गेहूं के खेत में चने का उगना, चने का उगना, ये कौन से खरपतवार की श्रेणी में आता है? देखो चना क्या है? फसल। चना भी हमारी मुख्य फसल है और गेहूं भी मुख्य फसल है। गेहूं और चना ये दोनों ही क्रॉप है, दोनों ही मुख्य फसलें हैं। लेकिन हम उगाने क्या चाह रहे हैं? गेहूं। हम गेहूं उगाना चाह रहे हैं और उस स्थिति में अगर चने के पौधे भी उग जाते हैं, गेहूं को हम उगाना चाहे और उस स्थिति में चने के पौधे भी उग जाते हैं, तो चने का पौधा क्या कहलाएगा? खरपतवार कहलाएगा। गेहूं के खेत में अगर चने का पौधा उग जाता है तो वो चने का पौधा क्या कहलाएगा? खरपतवार कहलाएगा। लेकिन कौन सा खरपतवार कहलाएगा? सापेक्ष खरपतवार, अर्थात रिलेटिव खरपतवार कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा? रिलेटिव खरपतवार कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, गेहूं के खेत में आपके चने का उगना या गेहूं के खेत में सरसों के पौधे का उगना एक ही बात है। एग्जांपल लिख लो आप यहां पे, रिलेटिव भी चाहिए। गेहूं के साथ चने का उगना, गेहूं के साथ चने का उगना सापेक्ष खरपतवार की श्रेणी में आता है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिलेटिव। मतलब गेहूं और चना ये दोनों फसल से एक दूसरे में संबंध रखते हैं, फसल से एक दूसरे में संबंध रखते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारी जो गेहूं की फसल है ये हमारी मुख्य फसल है। जो गेहूं की फसल है क्या है? हमारी मुख्य फसल है। इसलिए गेहूं की अगर फसल में चना अगर गलती से उग जाता है या सरसों उग जाता है तो वो सापेक्ष खरपतवार कहलाएगा, वो रिलेटिव खरपतवार कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे से संबंध रख रहे हैं, ये एक दूसरे के रिलेटिव हैं। ये एक दूसरे के रिलेटिव मतलब दोनों है तो फसल, चना भी फसल है, सरसों भी फसल है, लेकिन गलती से ये एक दूसरे खेत में उग जाते हैं, एक दूसरे खेत में ये उग जाते हैं, इसलिए इनको सापेक्ष खरपतवार की श्रेणी में रखा गया है। तो सापेक्ष यानी जो फसल के साथ, अगर एक फसल के साथ दूसरी फसल का पौधा उग जाता है तो सापेक्ष खरपतवार की श्रेणी में आता है, क्योंकि वो एक फसल दूसरी फसल से फसल संबंध में सापेक्ष है, फसल के रिलेशन में सापेक्ष है। वहीं आप अपन बात करेंगे निरपेक्ष की, एब्सोल्यूट वीड की। तो एब्सोल्यूट वीड में, निरपेक्ष वीड में खरपतवार का मुख्य फसल से किसी प्रकार का कोई संबंध
नहीं पाया जाता। निरपेक्ष, निर यानी नहीं, पेक्ष यानी पक्ष, पक्ष या समूह, समूह का किसी भी प्रकार से फसल के साथ संबंध नहीं पाया जाता। जैसे अगर सरसों के खेत में बथुआ उग रहा है, इसमें सरसों में बथुआ, सरसों में क्या उग रहा है, बथुआ, तो इसमें जो बथुआ खरपतवार है ये क्या कहलाएगा, निरपेक्ष कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इस बथुए का फसल से किसी प्रकार का संबंध नहीं है, किसी प्रकार का पक्ष नहीं है। लेकिन सरसों में अगर गेहूं का पौधा उग जाए, सरसों में अगर गेहूं का पौधा उग जाए तो वो सापेक्ष श्रेणी में आ जाएगा। क्यों? गेहूं भी फसल है, सरसों भी फसल है, गेहूं भी फसल है और सरसों भी फसल है, इसलिए जब दो फसलें एक साथ उगती है तो सापेक्ष खरपतवार, दो फसलें एक साथ उगती है तो सापेक्ष खरपतवार। लेकिन एक फसल और दूसरा खरपतवार उगता है तो वो निरपेक्ष खरपतवार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? निरपेक्ष खरपतवार। जैसे सरसों के खेत में बथुए का उगना। अब जो अंतिम बचता है हमारा रॉकवील, इसको बोलते हैं अवांछित, अनुवांछित कह सकते हैं या अवांछित कह सकते हैं, रॉकवील कह सकते हैं। कृषि की भाषा में हम रॉकवील लिख लो तो बहुत बेस्ट है, ROGUE, रॉकवील। ठीक है, इस खरपतवार में क्या होता है, रॉकवील में जो शुष्क जलवायु के पौधे होते हैं, अवांछित शुष्क जलवायु के पौधे ही इसमें उगते हैं। विशेष तौर से रॉकवील जो है अवांछित है, इनका मुख्य फसल से किसी प्रकार का संबंध नहीं होता, या फिर कह सकते हो जैसे दूब घास, जवासा, कासनी, ठीक है, तो ये वो खरपतवार है, कासनी नहीं सकते, कासनी नहीं, दूब घास, जवासा, ठीक है, जो जंगली क्षेत्रों में उगते हो, जंगल में उगते हो या बाहरी क्षेत्रों में उगते हो, उन्हें हम अवांछित खरपतवार कहते हैं, वो अवांछित खरपतवार की श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार की कई बेसिक टर्मिनोलॉजी है, तो वो मैं आपको अभी लिखा देता हूं, इसको मिटा करके एक एक अपन स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, सापेक्ष यहां पे हमारा क्लियर हो गया, निरपेक्ष यहां पे क्लियर हो गया, अवांछित यहां पे हमारा क्लियर हो गया। और भी अगर इनसे कोई संबंधित अगर कोई बेसिक टर्म्स बचती है तो मैं आपको समझा दूंगा। अगर इसको समझने में किसी भी विद्यार्थी के कोई शंका है, समझने में कोई आपत्ति है, कोई प्रॉब्लम है, तो वापस से आप मुझे कल मैसेज कर देना, मैं इसको और भी अच्छे तरीके से या फिर अलग तरीके से मैं आपको एक एक को लिख करके परिभाषा लिख लिख के मैं इनको और समझा दूंगा, परिभाषा लिख लिख के मैं इसको और समझा दूंगा। अगर किसी बच्चे को इन चीजों में प्रॉब्लम हो, क्योंकि ये ऐसे क्रम से ही आपके आगे तक काम आएंगे। रिलेटिव, एब्सोल्यूट, रॉकवील, किस खेत में कौन सी फसल उग गई, किस प्रकार खरपतवार बताइए, गेहूं में चना उग गया, कौन सा खरपतवार बताइए, सरसों में बथुआ उग गया, कौन सा खरपतवार बताइए, गेहूं के साथ दूब घास उग गई, कौन सा खरपतवार बताइए। इस प्रकार के खरपतवार आते हैं, इस प्रकार के खरपतवार आते हैं। तो इन खरपतवारों के बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। कभी कभी ऐसे प्रश्न भी पूछ लेते हैं, तो इसलिए मेरा मानस ये है कि आपको पूरा बेसिक में ढंग से क्लियर करवा के चलूं। तो छठा पॉइंट था, ये हमारा पूरा हो गया है। अब हमारे खरपतवारों का वर्गीकरण जो था वो बच्चों आज कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया। क्लासिफिकेशन में किसी को कोई समस्या हो तो बच्चों पूछ सकते हो। देखो, आपकी बुक और आपके सिलेबस के अनुसार हम पढ़ा रहे हैं आपको। वैसे तो बहुत चीजें हैं खरपतवार के अंदर, बहुत सी चीजें बची हुई हैं, लेकिन आपके सिलेबस में कितना मैटर आपको लिखाना जरूरी है तो वो हम आपको उसमें लिखाएंगे, और वही आपके लिए मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है, वही आपके काम का है। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं। हमने आपसे कहा था कि हम आपका एक टेस्ट लेंगे, और हमने कहा था जैसे ही 1 महीना होता है हम आपका तुरंत एक 10 से 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चनों का एक छोटा सा टेस्ट लेंगे, जिसमें हम आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे और आपको 1 दिन का समय मिलेगा उनका उत्तर देने को, और अगले दिन हम उनके सभी के उत्तर लिखाएंगे। तो आपको उन सभी के उत्तर याद होना जरूरी है। आगे समझ में यही, इसको मिटा देता हूं मैं ऐसे ऐसे इसको। अब मैं आपको लिखाऊंगा क्वेश्चंस, अब मैं आपको प्रश्न लिखाऊंगा।
फर्स्ट देखो, टेस्ट वो नहीं होता जो कि सीधा ही एग्जाम में आ जाए, नहीं, पहले बच्चे को पढ़ाओ, उसके बाद आप टेस्ट लो, फिर अगर बच्चे को नहीं आ रहा तो फिर दिक्कत है। अगर पढ़ाने के बाद अगर तो टेस्ट लेता है तो उसका मजा ही कुछ अलग है। पढ़ाने के बाद अगर कोई टेस्ट ले तो उसमें हमसे प्रश्नों के उत्तर भी आते हैं और हमारे वो मैटर समझ में भी अच्छा आता है। तो चलिए हमारा टेस्ट, इसमें मैंने प्रश्न लिखे हैं आज, तो मैं आपको नोट डाउन करवा देता हूं। देखो सबसे पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कृषि शब्द किस भाषा का है? ये हमारा मॉक टेस्ट है। फर्स्ट है ना, फर्स्ट टेस्ट है, या फिर मॉक टेस्ट है। आप देखो टेस्ट सीरीज फर्स्ट, ऐसे नहीं, टेस्ट सीरीज फर्स्ट। टेस्ट सीरीज फर्स्ट आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में लिख दो। अगर आपसे अंग्रेजी नहीं आएगा आप हिंदी में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट सीरीज फर्स्ट, ठीक है। प्रश्न यहां आप लिखेंगे, पहला टेस्ट सीरीज आज का पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कृषि शब्द किस भाषा का है? फर्स्ट प्रश्न कौन सा है? कृषि, ब्रैकेट में है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर शब्द किस भाषा का है? किस भाषा का है, ठीक है। एग्रीकल्चर या कृषि शब्द किस भाषा का शब्द है, किस भाषा का है, इसका आपको उत्तर लिखना है। आपकी कॉपी में लिख लेना, कल मैं इन सभी के आपको आंसर लिखवाऊंगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, एग्रोनॉमी शब्द एग्रोनॉमी एग्रोनॉमी शब्द किस भाषा का है? किस भाषा का है? ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। देन थर्ड क्वेश्चन इज, अच्छा जो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं उनके लिए बता दूं, इंग्लिश में इसका मतलब क्या निकलेगा? एग्रीकल्चर वर्ड इज, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसको? एग्रीकल्चर वर्ड इज, ठीक है। और एग्रोनॉमी को एग्रोनॉमी वर्ड इज, हिंदी में बोले तो एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है और एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है, ठीक है। देन जो थर्ड है वो है हॉर्टिकल्चर किस भाषा का शब्द है? हॉर्टिकल्चर हॉर्टिकल्चर किस भाषा का शब्द है? हॉर्टिकल्चर वर्ड इज, ठीक है। पहला प्रश्न कृषि शब्द किस भाषा का है, दूसरा प्रश्न एग्रोनॉमी शब्द किस भाषा का है, तीसरा प्रश्न हॉर्टिकल्चर किस भाषा का शब्द है। तो ये तीन प्रश्न है। अभी हम प्रश्न और लिखेंगे, तो पहले इनको मिटा देते हैं हम, ताकि अगर नीचे किसी को बच्चा नहीं दिख रहा हो तो, या फिर लिखते चलो एक क्वेश्चन बच रहा है, एक क्वेश्चन और लिख देते हैं नंबर 4। एक क्वेश्चन इसमें आसानी से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ICAR कहां स्थित है? ICAR कहां
पर स्थित है। ICAR कहां पर स्थित है? आपको इन प्रश्नों के आंसर लिखने हैं, ठीक है, और इन प्रश्नों को भी लिखना है बुक में। ये आपके नोट्स तैयार हो रहे हैं। अब मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा और उससे संबंधित क्वेश्चनों का टेस्ट लूंगा, तो आपके नोट्स भी तैयार और आपका मैटर भी क्लियर साथ के साथ। तो 4 प्रश्न हो गए। जो बच्चा इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है स्क्रीनशॉट ले सकता है, ठीक है, उतारना चाहे उतार सकते हैं। अब हम आपको आगे के प्रश्न लिखवाएंगे। प्रश्न संख्या 5 उतार लीजिए आराम से इसको। चलिए, प्रश्न संख्या 5। पांचवा प्रश्न जो है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। IARI कहां पर स्थित है? IARI कहां पर स्थित है? क्वेश्चन चेंज। जो IARI है, ये जो इसकी स्थापना हुई वो कहां पे हुई थी? IARI की स्थापना कहां हुई थी? चलो बेटे कोई बात नहीं, एक बार जो लिख दिया वो लिख दिया। प्रश्न यही मान्य है। प्रश्न में वापस से फिर बदलाव हो रहा है और प्रश्न यही रह रहा है कि IARI कहां पर स्थित है। ये प्रश्न सही है और आपको यही प्रश्न का उत्तर देना है कि IARI कहां पे स्थित है। यही प्रश्न, इसमें कोई चेंज नहीं है। अभी जो बोला वो नहीं होगा, प्रश्न यही रहेगा कि IARI कहां पे स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। गेहूं का मामा किस खरपतवार को कहते हैं? गेहूं का मामा किस खरपतवार को कहते हैं? किस खरपतवार या पौधे को कहते हैं? क्लियर? गेहूं का मामा किस खरपतवार या पौधे को कहते हैं? क्वेश्चन 7। 7वें नंबर का प्रश्न है हमारा, वो है कि मोथे का प्रवर्धन कैसे होता है? मोथे का प्रवर्धन कैसे होता है? मोथे का प्रवर्धन कैसे होता है? देखो ये आपकी क्लास से मैंने अभी लिया है, शायद आजकल में प्रश्न आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। भारत का क्षेत्रफल कितना है? क्वेश्चन नंबर 8। भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। 9वां प्रश्न जो है वो लिखिए आप। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है?
ये हमारा नवा प्रश्न है कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। तो पांचवा प्रश्न IARA कहाँ पे स्थित है। छठा प्रश्न गेहूं का मामा किस खरपतवार या पौधे को कहते हैं। सातवां क्वेश्चन मोथे का प्रवर्धन कैसे होता है। आठवां प्रश्न भारत का क्षेत्रफल कितना है। नौवां प्रश्न राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, उतार लीजिए इसको या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए रोक करके, फिर हम इसके आगे वाले प्रश्न लिखाएंगे आपको। प्रश्न संख्या 10, क्वेश्चन नंबर 10, पवन चक्की के लिए हवा की गति होनी चाहिए। पवन चक्की के लिए हवा की गति होनी चाहिए। पवन चक्की के लिए हवा की गति होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्न संख्या 11, करौली जिला कौन से जलवायु खंड में आता है। करौली जिला कौन से जलवायु खंड में आता है। कौन से जलवायु खंड में आता है। करौली जिला कौन से जलवायु खंड में आता है। क्वेश्चन संख्या 12, प्रश्न संख्या 12, ये बड़ा प्रश्न है, ठीक है, इसको लिखिए आप। हाल ही हाल में एक कीट की वजह से हाल में एक कीट की वजह से पश्चिमी राजस्थान में किसानों की फसल हाल में पश्चिमी राजस्थान में किसानों की फसल बुरी तरह से चौपट हो गई। बुरी तरह से चौपट हो गई। उस कीट का नाम क्या है।
उस कीट का नाम क्या है? प्रश्न सुन लीजिए। प्रश्न नंबर 10, पवन चक्की के लिए हवा की गति होनी चाहिए। क्लियर। प्रश्न संख्या 11, करौली जिला कौन से जलवायु खंड में आता है? क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12, हाल में एक कीट की वजह से, हाल में एक कीट की वजह से पश्चिमी राजस्थान में किसानों की फसल बुरी तरह से चौपट हो गई। उस कीट का नाम क्या है? उस कीट का नाम क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, आराम से करें बच्चों, कोई जल्दी नहीं है। जल्दबाजी में अगर तुम 10% करोगे सही कोई दिक्कत नहीं है, और हड़बड़ाहट में तुमने अगर 15% कर दिए, अगर 5 गलत हो गए ना बेटे हो, तो ये समझ लो कि तुम्हारे 10 नंबर सही होने पे 40 नंबर आ रहे हैं, और तुमने हड़बड़ाहट में 15 नंबर कर दिए, तो तुम्हारे 40 में से 30 ही रह जाएंगे। 40 में से 30 ही रह जाएंगे। देखो सब्र का फल मीठा कैसे होता है। मान लीजिए आपको 40 में से 10% ही आ रहे हैं सही, आपने 10 के 10 कर दिए, तो एक प्रश्न कितने नंबर का है? 4 नंबर का है। तो कितने हो गए? 4 नंबर एक प्रश्न के। मान लीजिए एक प्रश्न 4 नंबर का है, तो 10 प्रश्न कितने नंबर के हुए? 10 प्रश्न 40 नंबर के हो गए। क्लियर। ये आप सुख शांति से करते हो, नेगेटिव नहीं करते हो तब जाके है। मान लीजिए आपने नेगेटिव करके और 10 में से कितने प्रश्न कर दिए? 10 में से आपने 15 क्वेश्चन कर दिए। 40 में से 15 क्वेश्चन कर दिए। तो बच्चों आपके सही कितने हैं? 10। तो 10 के 40 नंबर तो आपके हैं ही हैं, लेकिन आपने कितने प्रश्न गलत कर दिए? तो 10 में से 15 आपने टोटल किए हैं, तो 15 में से 10 गए तो कितने बचे बच्चों? 5। आपने 10 प्रश्न सही किए हैं और 5 प्रश्न गलत किए हैं, टोटल आपने 15 प्रश्न किए हैं। आपको जो सही अंक मिलेंगे वो केवल 10 नंबर के मिलेंगे, बाकी 5 अंक के नंबर आपके नेगेटिव भी जाएंगे, कटेंगे। तो 5 अंक के नंबर काटे, तो ये बच्चों हमारे 15 प्रश्न करने पर, कितने करने पर? क्वेश्चन 15 करने पर हमारे 30 नंबर ही आ रहे हैं। तो बताओ नंबर 40 अच्छे हैं कि 30 अच्छे हैं? 40 नंबर 40। जबकि प्रश्न भी हम कम कर रहे हैं, नंबर भी हमारे अच्छे आ रहे हैं। वो कब होगा? जब हम साइंटिफिक तरीके से और प्रॉपर स्टडी करेंगे, प्रॉपर वे में जाकर के प्रॉपर तरीके से, और धैर्य रखेंगे, हड़बड़ाहट नहीं करेंगे, जो मिल रहा है उसे पक्का करते चलेंगे धीरे धीरे कछुए की चाल से, तो आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। ये कंपटीशन का बहुत बढ़िया फंडा है। जब तक आपकी बात समझ में बैठेगी तब तक समय निकल चुका होगा बच्चों। जब तक आप इस चीज को समझोगे तब तक समय निकल चुका होगा। तो ये प्रश्न उतार लिया आपने। अगर किसी बच्चे ने प्रश्न नहीं उतारे हैं, मान लीजिए कि मैं लिख करके तुरंत मिटा देता हूं कि कोई बच्चा नहीं उतार पाता, उस कंडीशन में जैसे ही मैं उतार के साइड में हटूं, आप वीडियो को वहीं की वहीं रोक के उसका तुरंत स्क्रीनशॉट ले लिया करो, फिर वापस जब मेरी क्लास खत्म हो तब उसको आप आसानी से उतार लिया करो, क्या दिक्कत है। अब नंबर हमारा चलेगा प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13, राजस्थान में सिंचाई की जाती है। राजस्थान में सिंचाई की जाती है। प्रश्न है, राजस्थान में सिंचाई की जाती है, ये प्रश्न है। दूसरा है भारत में सिंचाई की जाती है।
भारत में सिंचाई की जाती है? ये भी प्रश्न है। 13वां प्रश्न, राजस्थान में सिंचाई की जाती है। 14वां प्रश्न है, भारत में सिंचाई की जाती है। और प्रश्न नंबर 15, जवाही बांध स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, जवाई बांध स्थित है। दिख रहा होगा शायद, जवाई बांध स्थित है। तो बच्चों ये आज के 15 क्वेश्चन थे आपके लिए, जो हमने आपको होमवर्क दिया है, और ये आपको इन प्रश्नों के उत्तर आपको निकालने हैं, ठीक है। और इनके उत्तर हम आपको कल बताएंगे। प्रत्येक प्रश्न को हम कल हल करेंगे कि पहला प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है, तीसरा क्या कह रहा है। और प्रश्न लिखा जो होता है और वास्तव में प्रश्न क्या पूछना चाहता है, ठीक है, प्रश्न में लिखा हुआ क्या है, प्रश्न क्या पूछना चाह रहा है, ये सब अब हम आपको कल बताएंगे। तो पहला आपने प्रश्नों को उतार लीजिए आराम से, सारे प्रश्नों को जो रह गए हो वापस से बैठ जाके आप आराम से उतार लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है बच्चों। अब हम आपको रोज टॉपिक क्लियर करवाएंगे, और टॉपिक क्लियर होने के बाद आपको उनसे बनने वाले क्वेश्चन भी लिखवाएंगे। तो बिल्कुल टेंशन ना ले। कुछ बच्चे कह रहे थे कि साहब आप क्वेश्चन भी लिखवाओ, तो देखो मैंने इतना बड़ा पढ़ाया है, उसमें से मैंने तो बहुत कम प्रश्न लिखवाए हैं ही। मैं चाहता तो सीधे आपको 15 क्वेश्चन भी लिखवा सकता था। आप ईमानदारी से बताइए, आप स्वयं, जो सभी बच्चे मेरी क्लास देख रहे हैं, जो मैंने 15 प्रश्न लिखवाए हैं, अगर मैं 15 प्रश्न ऐसे कैसे लिखवा देता, तो जो मैंने एक महीने में पढ़ाया है वो मैटर आपके समझ में आता क्या? जो मैंने एक महीने तक मशक्कत की है, क्या वैसा समझ में आपके आ जाता? पहले नहीं आता। आप केवल क्वेश्चनों के आंसर देते, बस आपको ये नहीं पता प्रश्न का आंसर क्यों है, क्वेश्चन का आंसर वही क्यों है। अब जो मैंने पढ़ाया है उनसे बहुत क्वेश्चन बनेंगे, और क्वेश्चनों के आप आंसर आसानी से दोगे। इनमें एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो मैंने आउट ऑफ, जो मैंने आपको पढ़ा दिया उससे बाहर से पूछा है। सारे प्रश्न वही हैं। इनके बारे में आपको पढ़ा चुका हूं, या बोल चुका हूं, या लिख चुका हूं एग्जाम्पल तौर पे भी, कैसे भी करके मैंने पढ़ाया हो, सारे क्वेश्चन आपको मैं लिखवा चुका हूं। तो आप आंसर दीजिए। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों के 15 क्वेश्चन है तो 15 के 15 सही होंगे, और होनी भी चाहिए। अगर आपके 15 में से 1, 2, 3, 4 अगर गलत होते हैं, नेगेटिव आप जाते हो, इसका मतलब आपकी तैयारी में कमी है, वो चैप्टर आपका बहुत कमजोर हो रहा है। और मैं प्रयास करूंगा कि मैं हर दूसरे तीसरे दिन आपको 10-10, 15-15 क्वेश्चन में लिखवाऊं, ताकि आपको प्रैक्टिस भी मिलती रहे, और आप स्वयं का मूल्यांकन भी कर सके, अपने आप को आप ऑब्जर्व भी कर सके कि हमारी पढ़ाई कैसी है, और हम जो पढ़ रहे हैं वो वास्तव में पेपर में किस तरीके से आ सकता है, आने लायक है कि नहीं है, तो वो भी आपको जानकारी यहाँ मिल जाएगी। तो बच्चों आज की क्लास में यही था, और हमारे वादे के मुताबिक हमने पहला टेस्ट आपका ऑर्गेनाइज करवा दिया है, और भी आगे टेस्ट भी आपके लेंगे। एक आपको इन्फॉर्मेशन ये है, कई बच्चे कह रहे हैं कि सर कोचिंग तो नहीं खुलेगी, उस कंडीशन में इस प्रकार से हमारा सिलेबस ही पूरा नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है, जिस स्पीड से मैं पढ़ा रहा हूं उस स्पीड से सिलेबस पूरा होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन जैसे ही हमें सूचना मिलती है, हमें इस बात का लिखित में एविडेंस मिलता है, प्रूफ मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से कि आपकी जेट की परीक्षा तय समय पे ही होगी, तो हम उसी दिन से आपकी 2 से 3 घंटों की लाइव क्लास लगाना शुरू कर देंगे। सभी बच्चों को समय दे दिया जाएगा, और उस समय हम आपको मैक्सिमम पढ़ाएंगे, अधिकतम आपको लिखवाएंगे और समझाएंगे। तो कोशिश करेंगे कि सिलेबस अधिक से अधिक सिलेबस हो, और सिलेबस में वो चैप्टर हो जहां से क्वेश्चन पुट अप हो रहे हैं। 2020 में जहां से क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं, वो चैप्टर आपको पूरा क्लियर करवाने की हमारी जिम्मेदारी रहेगी। तो आप डरिए नहीं किसी भी चीज के लिए, आप नो टेंशन रहिए और पढ़ते रहिए। दूसरी बात, दौसा जिला, आज शाम को दौसा जिले के जो जिला कलेक्टर है विचल चतुर्वेदी साहब, उन्होंने अभी ऐसा स्टेटमेंट दिया है फेसबुक पे, तो उसमें यह आया है कि जो दौसा जिला है ये ग्रीन जोन की श्रेणी में आ गया, अर्थात अब यहाँ कोरोना पॉजिटिव
नहीं है। पहले पॉजिटिव थे उन सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, और जो पॉजिटिव एडमिट थे वो सब ठीक होके लगभग घर जा रहे हैं। एक अभी 2 दिन पहले एक ऐसा हादसा हुआ था जिसमें एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति खत्म हो गया था, उसको लेने के लिए एम्बुलेंस के थ्रू 2-3 व्यक्ति दौसा चले गए थे हॉस्पिटल में, तो उनकी भी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, ऐसी हमें जानकारी मिली है। बाकी तथ्यों का पुष्टिकरण तो कल ही होगा जब अखबार में चीजें स्पष्ट होंगी। बाकी अब ये आप मान के चलिए कि हम लोग इतनी हमने पाबंदी रखी है, इतनी हमने बाइंडिशन की, अपने आप को बांधे रखा है, इसका रिजल्ट पॉजिटिव निकल के आया है। और आप पढ़ाई में भी इस प्रकार से अगर अपने आप को बांधे रखेंगे तो ये बिल्कुल मैं दावे से कहता हूं रिजल्ट आपका पॉजिटिव आएगा। आप बिल्कुल भी इस चीज को कतई न भूलें, इस चीज को बिल्कुल भी न नकारें कि दौसा जिले में नहीं, पूरे राजस्थान में, दौसा जिले में ही नहीं पूरे राजस्थान में एकमात्र कोचिंग संस्थान ऐसा है, एकमात्र इंस्टीट्यूट ऐसा है एग्रीकल्चर का, जो कि आप सभी को YouTube के थ्रू ऑनलाइन सुविधा दे रहा है 26 मार्च से, अर्थात 1 महीना पहले से, बिना कोई पैसे के। राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने तो अप्रैल में जाकर के निर्णय लिया है कि बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाए। हमने तो 15 मतलब मार्च के महीने में ही निर्णय ले लिया कि हमें हमारे बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना है। हम सरकार के निर्देशों पर निर्भर बिल्कुल भी नहीं रहे। क्यों? हमें पता है कि आगे होने वाला क्या है, हम जानते हैं, तो जानबूझकर अनजान क्यों बने? हमें पता है आगे स्थिति क्या होने वाली है। तो आप इस चीज का बिल्कुल भी डरे नहीं, इस चीज से विश्वास रखें। एक बच्चे का फोन आया था, बच्चा कह रहा था कि सर हमारे पास कॉल आ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आप 11वीं और 12वीं का कोर्स ज्वाइन करो 5,000 रुपए में। तो देखो लूटने के कई तरीके आ गए आपके सामने, और भी आएंगे लूटने के, और भी कई माध्यम आपको मिलेंगे। आप सभी माध्यमों से बचें, हमारे साथ रेगुलर बने रहें। जितना हम आपको पढ़ाएंगे, हमारा पूरा प्रयास, देखो हमारा उद्देश्य भी यही है आपका सिलेक्शन अच्छी कॉलेज में हो, और आपका उद्देश्य भी यही है कि आपका सिलेक्शन अच्छी कॉलेज में हो। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम तत्पर हैं आपके हर प्रयास के लिए, हर आपकी ख्वाहिश के लिए, बस कदम आपको बढ़ाना है। तो वे विद्यार्थी जो हमारी इस कक्षा को पहली बार देख रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए सूचना यह है कि हम लोग पिछले 30 दिनों से कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं जेट बीएच आईसीआर की। तो आप सबसे पहले जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिए, और उसके बगल में रेड कलर की घंटी वाला बटन आ रहा है, बेल आइकन, उसे आप दबाइए, हमारे पेज को लाइक करिए, और अधिक से अधिक एग्रीकल्चर के विद्यार्थी के पास इसको शेयर करिए, ताकि हमारी जो शिक्षा जो प्रणाली है उसका सही और सदुपयोग विद्यार्थियों तक पहुंचे। तो बच्चों आज के लिए मैं समझता हूं इतना ही बहुत है। कल फिर मुलाकात होगी एक नए पॉइंट के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। और ये प्रश्न है, इन प्रश्नों को आप ये मान के चलना कि 15 क्वेश्चन है, आप सब कुछ बंद कर देना। 15 क्वेश्चनों के आंसर 15 मिनट में आने चाहिए आपसे, तब तो इस टेस्ट का मतलब है। आप घड़ी लगा लेना और घड़ी में टाइम फिक्स कर लेना कि 15 क्वेश्चन है, ये 15 क्वेश्चन का जो टाइम है वो कितना है, 15 मिनट का। टाइम कितने मिनट का है बच्चों? 15 मिनट का है। देखो आपकी ईमानदारी आपके ऊपर निर्भर है, आप बेईमानी करोगे रिजल्ट आपको मिलेगा, ईमानदारी करोगे रिजल्ट आपको मिलेगा। आप स्वयं निर्णय कर लीजिए आपको करना क्या है। पनिशमेंट में आपको दे नहीं रहा कि आपके साथ 15 में से 1% सही क्यों हुआ, बाकी 14 गलत क्यों हो गए, पनिशमेंट में दे ही नहीं रहा। गलत हो सकते इसमें क्या है, मेरे खुद के, जब मैं आपके स्टेज में था, जब मैं 12वीं क्लास में था, मेरे खुद के माइनस में नंबर आए, मेरे खुद के माइनस में नंबर आए, माइनस में 0 नहीं, माइनस में नंबर गए हैं 20 में से। तो हो सकता है ऐसा, कंपटीशन में सब कुछ पॉसिबल है। जबकि मैं तो पूरे डिस्ट्रिक्ट का टॉपर था, तब भी कंडीशन ये हुई है। तो आप टेंशन ना लें इस चीज की, अगर हो सकता है कंपटीशन में उतार चढ़ाव आते हैं, तो 15 मिनट का समय आप फिक्स कर ले घड़ी में इन प्रश्नों को, और फटाफट से प्रश्नों के उत्तर लिखते जाएं। प्रश्न का उत्तर क्या है, प्रश्न का उत्तर क्या है, बिना देखे बिना टीपे। जिस प्रश्न का उत्तर आपसे नहीं आता है उस प्रश्न को खाली छोड़ दें। अगर किसी प्रश्न का उत्तर आपसे नहीं आ रहा हो तो उसको आप खाली छोड़ दें। जिन प्रश्नों के आपसे उत्तर आ रहे हैं उन्हीं के आप उत्तर लिखें। आप स्वयं भी आकलन करें ना इस चीज का कि आपको कितना याद है, हम जो पढ़ा रहे हैं उसका पूरा बेनिफिट आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। बाकी हम कल इन प्रश्नों के सभी के आपको आंसर लिखवा देंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही।
आने वाली क्लास के लिए मुझे आप आज्ञा दीजिए, फिर हम मुलाकात होगी हमारी कल एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ दिन, थैंक यू।